दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में आयोजित तरंग शक्ति अभ्यास का क्या महत्व है? भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में आयोजित तरंग शक्ति अभ्यास का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन दिया है, यह इंडियन एयर फोर्स के युद्ध कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित एक तरफा हवाई अभ्यास है। दूसरा ऑप्शन दिया है, यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। तीसरा ऑप्शन दिया है, यह इंडियन एयर फोर्स द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें कई देशों की भागीदारी शामिल है। चौथा ऑप्शन है, यह भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री रक्षा सुरक्षा बढ़ाने के लिए आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। तो इसका आंसर जो है, यह इंडियन एयर फोर्स द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें कई देशों की भागीदारी शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। तरंग शक्ति अभ्यास जो है वो भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों की भागीदारी शामिल की गई है। यह घोषणा की गई है कि यह अभ्यास हर 2 साल में आयोजित किया जाएगा। हर 2 साल में आयोजित किया जाएगा, यानी कि अगर 2024 में अभी आयोजित हुआ है तो अगला तरंग शक्ति अभ्यास जो है वो 2026 में आयोजित किया जाएगा, यानी कि 2 साल के बाद अंतराल में ये तरंग शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। और ये भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है। इसमें बहुपक्षीय हवाई अभ्यास में इसमें कई सारे देशों के इंडियन एयर फोर्स जो है वो मिलकर इस अभ्यास को संचालित करती हैं ताकि उनका अंतर संचालन क्षमता में बढ़ोतरी हो और रक्षा सहयोग को मजबूत किया जा सके। अगला प्रश्न है, नागरिक रजिस्टर प्रणाली और जन्म और मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत में सभी जन्म और मृत्यु को डिजिटल रूप से पंजीकृत करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली है, केंद्रीकृत पोर्टल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत में सभी जन्मों और मृत्यु को डिजिटल रूप से पंजीकृत करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल है। ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है CRS के डेटा का उपयोग राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और मतदाता सूची जैसे अन्य डेटाबेस को अपडेट करने के लिए नहीं किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो केवल एक जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक एकीकृत केंद्रीकृत पोर्टल जो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसकी शुरुआत आपको 2023 में की गई थी। और अभी ये खबर आ रही है कि ये पिछले 4 महीने से इसमें गड़बड़ी आ रही है जिसके कारण से जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रही है। तो केंद्र सरकार ने 2023 में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से देश में होने वाले सभी जन्म और मृत्यु को केंद्र के पोर्टल का नाम है dc.croi.gov.in/CRS के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जा सकता है। तो 2023 में 1 अक्टूबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था जिसमें जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है वो केंद्रीकृत पोर्टल के रूप में केंद्र सरकार के इस केंद्रीकृत पोर्टल के रूप में जारी किया जाता था। और इस पोर्टल में पिछले 4 महीने से खराबी देखी जा रही है जिसके कारण जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो जारी करने में
देरी हो रही है। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जो है वो विभिन्न सेवाओं में, जैसे कि एडमिशन लेना, सरकारी नौकरी में, विवाह पंजीकरण आदि के लिए जन्म तिथि साबित करने के लिए इस दस्तावेज का काफी महत्वपूर्ण उपयोग होता है। केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को भी अपडेट करता है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। एनपीआर, जिसे पहली बार 2010 में एकत्र किया गया था और 2015 में डोर टू डोर गणना के माध्यम से इसको अपडेट किया गया था, इसमें पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है। नागरिकता अधिनियम के अनुसार एनपीआर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। अब तक 23 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपको इस केंद्रीकृत पोर्टल को अपना चुके हैं। तमिलनाडु जैसे राज्य जिनके पास अपने स्वयं के पोर्टल हैं, वे भी 2023 के संशोधन के अनुसार अनिवार्य रूप से वास्तविक समय के आधार पर केंद्र को डाटा भेजते हैं, यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 13 अगस्त 2024 को लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम जिसका नाम है गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। गौरव ग्लाइडेड बम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि यह 500 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइडेड बम है जो कम दूरी पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। यह 500 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइडेड बम है जो कम दूरी पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है यह नौसैनिक युद्ध के लिए डिजाइन किया गया समुद्री रूप से प्रक्षेपित समुद्र से प्रक्षेपित 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइडेड बम है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है यह एक हवा से प्रक्षेपित 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइडेड बम है जो अत्यधिक सटीक हाइब्रिड नेविगेशन योजना का उपयोग करके लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। डी कहता है यह हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली वाली जमीन से प्रक्षेपित मिसाइल है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यह एक हवा से प्रक्षेपित 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइडेड बम है जो अत्यधिक सटीक हाइब्रिड नेविगेशन योजना का उपयोग करके लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने 13 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम जिसका नाम है LRGM लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम जिसका नाम है गौरव का पहला उड़ान सफलतापूर्वक किया। तो गौरव जो है, अगर पूछा जाए कि गौरव हाल ही में न्यूज में था तो वो क्या है, तो वो ग्लाइडेड बम है। ठीक है, ग्लाइडेड बम है और यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया। गौरव एक हवाई लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलो का ग्राम वर्ग का ग्लाइडेड बम है जो लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। लॉन्च के बाद ग्लाइडेड बम अत्यधिक सटीक हाइब्रिड नेविगेशन योजना का उपयोग करके लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तो ये था। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 13 अगस्त 2024 को शुरू की गई जियो पारसी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है कि इस योजना का उद्देश्य बड़े परिवारों को प्रोत्साहन प्रदान करके पारसी समुदायों की आबादी को बढ़ाना। दूसरा है यह योजना केवल पारसी बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा है इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल अपनाकर चिकित्सा उपचार और बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटना है। यह योजना पारसी आबादी बढ़ाने के लिए अंतर सामुदायिक विवाह को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उनके द्वारा जियो पारसी योजना के अंतर्गत पोर्टल लॉन्च किया गया है जो भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए एक केंद्रीय योजना की
केंद्रीय क्षेत्र की योजना का पहल है। समुदाय की विरासत और संस्कृति पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि पारसी आबादी घट रही है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जियो पारसी योजना के रूप में सरकार के हस्तक्षेप से भविष्य में समुदाय को मदद मिलने की उम्मीद है। पारसी पोर्टल भी लॉन्च किया गया। पोर्टल पारसी जोड़ों इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम करेगा, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरक्षित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी समुदाय की घटती प्रवृत्ति को स्थिर करना है। यह योजना पारसी जोड़ों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार और बच्चों की देखभाल के लिए और आश्रित बुजुर्गों को सहायता प्रदान करेगा। लाभार्थी और आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की भी जांच कर सकेंगे और उनको प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। 2013-14 में इस योजना को शुरू किया गया था और ये पोर्टल जो है वो इस वर्ष 13 अगस्त को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत अभी तक 400 पारसी बच्चों को सहायता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, नए बंदरगाहों पर जहाजों द्वारा गिट्टी के पानी के निर्वहन से जुड़ी प्राथमिक पर्यावरणीय चिंता क्या है? तो पहला क्या है कि आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश है। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है? तो बैलास्ट वाटर का इस्तेमाल जहाजों द्वारा अपनी यात्राओं के दौरान स्थिरता के लिए किया जाता है। हालांकि यह पानी दुनिया के कई हिस्सों से लाया जाता है और दूसरे बंदरगाह पर लाकर छोड़ा जाता है, जो कि वहां की शैवाल, बकरी जैसे कई समुद्री जीवों को साथ में लेके आती हैं और ये नए वातावरण में आक्रामक प्रजाति के रूप में इनका प्रकोप देखा जाता है और ये स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके उनका शिकार करती हैं और जिसके कारण स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में भयंकर रूप से प्रभाव देखा जाता है। बैलास्ट वाटर दुनिया के कई हिस्सों से दूसरे हिस्से में जहरीले शैवाल ले आते हैं और जब इन शैवालों को नए वातावरण में पेश किया जाता है तो वे बढ़ सकते हैं और लाल ज्वार सहित हानिकारक शैवाल खिल सकते हैं। तो ये था कि बैलास्ट वाटर जो आता है उसमें कई सारे जो हैं वो जीव भी आते हैं जो कि स्थानीय स्तर के जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।